कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना के एक शहर में फर्नांडो नाम का एक बंदा दिखता है। फर्नांडो पेशे से एक कराटे मास्टर है, पर वो सिर्फ कराटे में ही माहिर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छा डिजाइनर भी है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो जो भी काम करता है बहुत परफेक्टली करता है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट करने के बावजूद वो अपनी खुद की लाइफ का डिजाइन परफेक्ट नहीं कर पाया। उसकी फैमिली या अपना कहने वाला कोई नहीं है, एकदम अकेलापन वाली लाइफ है उसकी। इसीलिए उसने कराटे और पेंटिंग को अपना साथी बना लिया है और उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो एक दिन शाम को फर्नांडो अपनी कराटे क्लास खत्म करके घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो वो एक बस स्टैंड पर रुककर सिगरेट जलाता है और मजे से कश लगाने लगता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे पूरा भिगोकर चली जाती है, जिससे उसके हाथ की सिगरेट भी भीग जाती है। वो उस सिगरेट को सड़क पर जमा बारिश के पानी में फेंक देता है। तभी फर्नांडो नोटिस करता है कि सिगरेट का वो टुकड़ा बहते हुए एक मैनहोल के अंदर चला जाता है और वो मैनहोल ठीक एक बैंक के सामने है। उस बैंक की तरफ देखकर फर्नांडो कुछ सेकंड्स के लिए गहरी सोच में डूब जाता है। फिर वो उस ड्रेन को फॉलो करते हुए एक ब्रिज के पास पहुंचता है। असल में वो देखना चाहता था कि उस मैनहोल का पानी आखिर जाता कहां है। फर्नांडो देखता है कि मैनहोल का सारा पानी एक ड्रेन से निकल रहा है जो इस ब्रिज के नीचे आकर खत्म होता है। फर्नांडो बिना देर किए उस ड्रेन के अंदर घुस जाता है और वहीं बैठकर एक नया आइडिया निकालता है। अब गेस करो ये आइडिया किस बारे में होगा? हाँ, एकदम सही पकड़े हैं। फर्नांडो बैंक डकैती का प्लान बना रहा है। अभी जो बैंक हमने मैनहोल के सामने देखा था वो अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंकों में से एक की ब्रांच है, बैंक ऑफ रियो। और हमारे स्मार्ट फर्नांडो भाई वहां डाका डालने का मास्टर प्लान बना रहे हैं। इसीलिए अगले दिन सुबह फर्नांडो अपने एक दोस्त मारियो के पास जाता है। वो मारियो को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, लेकिन मारियो उसे साफ मना कर देता है कि उसने ये सब काम छोड़ दिया है। अब वो एक सीधी सादी लाइफ जी रहा है और ऐसे पंगों में पड़कर अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। फिर भी फर्नांडो हार नहीं मानता और काफी समझा बुझाकर आखिरकार मारियो को राजी कर ही लेता है। मारियो मान तो जाता है, पर वो एक पेंच फंसा देता है। वो कहता है, भाई तेरा प्लान तो ढांसू है, लेकिन इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए जो न तेरे पास है और न मेरे पास। इसलिए सबसे पहले एक तगड़ा इन्वेस्टर ढूंढो जो इस पूरे मिशन में हमारी मदद कर सके। मूवी के इस मोड पर हमारी मुलाकात लुइस नाम के एक बंदे से होती है जो अपनी कुछ लीगल दिक्कतों के चक्कर में एक ऑफिस आया हुआ है। जब लुइस पेमेंट करने जाता है तो वहाँ की मैडम बोलती हैं, अरे सर आप तो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हमारा सर्विस चार्ज तो सिर्फ $200 है, आपको ऑफिस से यही बताया गया था। ये सुनकर लुइस एकदम भोला बनकर कहता है, ओह हो, मुझे लगा आपने $2000 बोला था, लगता है सुनने में गलती हो गई, पर अब तो मुसीबत हो गई, मुझे अभी घर भी नहीं जाना और इतने पैसे लेकर सड़क पर घूमना सेफ नहीं है। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी? आप ये पैसे आज रात के लिए अपने पास रख लें, मैं कल आकर ले जाऊंगा। वो लेडी इस छोटी सी मदद के लिए मान जाती है और पैसों का लिफाफा अपने पास रख लेती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसी रात लुइस छुपकर उस ऑफिस में घुस जाता है। वो एक सेंसर की मदद से सीधा ऑफिस के लॉकर तक पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंसर कहां से आया। दरअसल ये सब लुइस का ही प्लान था। उसे पता था कि वो औरत इतने पैसे खुले में नहीं छोड़ेगी और उन्हें पक्का लॉकर में ही रखेगी, इसलिए उसने पहले ही लिफाफे में एक सेंसर फिट कर दिया था। जैसे ही वो लॉकर के सारे पैसे लेकर निकलने वाला होता है, ऑफिस की एक लड़की उसके सामने आ जाती है। लुइस एक पल के लिए घबरा जाता है क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, पर वो तुरंत दिमाग लगाता है और लड़की के कुछ पूछने से पहले ही बोल देता है, असल में मैं इस ऑफिस में नया ज्वाइन हुआ हूँ, काम का काफी प्रेशर था तो खत्म करते करते बहुत रात हो गई। इतना कहकर वो वहां से फौरन 9-2-11 हो जाता है। इधर फर्नांडो अभी भी कोशिश में लगा हुआ है। वो अपने बाकी दोस्तों को भी प्लान बताता है, पर किसी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पैसे से मदद कर सके। तभी उसका एक दोस्त उसे लुइस के बारे में बताता है। फर्नांडो बिना देर किए लुइस को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि चोरी चकारी करके लुइस के पास काफी माल जमा हो चुका था। फर्नांडो को पता था कि अगर लुइस को कन्विंस कर लिया तो उसे एक बढ़िया इन्वेस्टर मिल जाएगा। फर्नांडो लुइस का पीछा करना शुरू करता है, पर लुइस को जल्दी ही शक हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। शुरू में तो उसे लगता है कि फर्नांडो कोई पुलिस वाला या जासूस है, पर बाद में फर्नांडो उसे अपना पूरा प्लान समझाता है। फर्नांडो कहता है, भाई और कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करता रहेगा, चल कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद हमें जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ही न पड़े। इसके बाद फर्नांडो उसे पूरा मामला एकदम डिटेल में समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि बैंक ऑफ रियो के सिस्टम के हिसाब से जब भी कोई क्लाइंट अपने अकाउंट में $10,000 से ज्यादा रखता है तो बैंक उस पैसे को अपने सेफ्टी वॉल्ट में रख देता है और इस सेफ्टी वॉल्ट में अनगिनत लॉकर हैं।
इन लॉकरों में सिर्फ कैश ही नहीं होता, बल्कि कस्टमर अपने सोने चांदी के जेवर भी सेफ्टी के लिए वहीं जमा रखते हैं। हम उन्हीं लॉकरों को लूटेंगे। फर्नांडो का ऐसा ढाकड़ प्लान सुनकर लुइस को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो बिना ज्यादा नखरे किए फर्नांडो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और तैयार क्यों ना हो भला, एक बार प्लान सक्सेसफुल हो गया तो सारी उम्र नोटों के बिस्तर पर नाक में तेल डालकर सो सकेगा। खैर, इसके बाद वे दोनों सीधे बैंक ऑन फ्रियो के सामने उसी मैनहोल के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर लुइस अपनी जेब से हाइट मापने वाला फीता निकालता है और उसे मैनहोल के अंदर लटका देता है। फिर वो फर्नांडो को साथ लेकर उस ब्रिज के नीचे ड्रेन के अंदर घुसकर चलने लगता है। चलते चलते वे दोनों उस फीते के पास पहुंच जाते हैं जिसे थोड़ी देर पहले फर्नांडो ने मैनहोल के अंदर लटकाया था। वहां जाकर फर्नांडो लुइस से कहता है, हम अभी बैंक ऑफ रियो के बहुत करीब खड़े हैं। यहाँ से बस 18 मीटर का गड्ढा करते ही हम बैंक के वॉल्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लुइस अब थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, इस ड्रेन की जो हालत है उसमें थोड़ी भी बारिश हुई तो ये पूरा पानी से भर जाएगा और अगर ये डूब गया तो हम बैंक से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे पकड़े जाने का बड़ा रिस्क रहेगा। ये सुनकर हमारे अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले फर्नांडो ने कहा, हम डकैती सिर्फ तभी करेंगे जब बारिश होने का कोई चांस नहीं होगा, लेकिन अभी हमें ये 18 मीटर का गड्ढा खोदने और बाकी कामों के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। अगर तुम इस मामले में हमारी हेल्प करो तो हम प्लान पर काम शुरू कर सकते हैं। चूंकि लुइस को फर्नांडो का आइडिया जम गया था, इसलिए वो इस काम में पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। तो इसके बाद वे सब मिलकर पूरे प्लान पर चर्चा करते हैं। अब उनका मेन काम था उस बैंक के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटाना और बैंक के अंदर कहाँ क्या है उसे एक बार जाकर देखना। इसीलिए अगली सुबह फर्नांडो और उसका दोस्त मारियो बैंक पहुंच जाते हैं। वे असल में ये देखना चाहते थे कि बैंक में कहाँ कितने सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी ये देखना था कि किस रास्ते से वॉल्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो दोनों दोस्त मिलकर घूम घूम कर सब देखने लगते हैं। फिर फर्नांडो अपने पास मौजूद एक कैमरे से बैंक की अलग अलग तस्वीरें खींचता है। फर्नांडो जानबूझकर सुबह से शाम तक बैंक के अंदर शक के दायरे में आने वाले तरीके से घूमता रहता है। दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठहरिए, अभी समझाता हूँ। तो बैंक के अंदर इस तरह बार बार घूमने की वजह से बैंक के कई लोगों को शक हो जाता है, इसलिए बैंक वाले कुछ ही देर में पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आकर फर्नांडो को बैंक के बेसमेंट के एक कमरे में ले जाती है ताकि उससे पूछताछ कर सके। बेसमेंट में ले जाते समय फर्नांडो वॉल्ट की तरफ जाने वाला रास्ता अच्छी तरह देख लेता है और यही उसका असली प्लान था, क्योंकि अगर पुलिस उसे पूछताछ के लिए अंदर नहीं लाती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि वॉल्ट का रास्ता किस तरफ है। इसीलिए उसने सुबह से शाम तक यह सारा नाटक किया था। पुलिस फर्नांडो से काफी पूछताछ करती है पर उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसके कैमरे में भी कोई फोटो नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह से उसने जो तस्वीरें खींची थीं वो कहाँ गईं? यहाँ भी हमारे फर्नांडो भाई ने दिमाग लगाया था। उसने पहले ही कैमरे के अंदर से मेमोरी कार्ड निकाल कर हटा दिया था। अब चूंकि पुलिस को उसके पास से कुछ मिला नहीं तो फर्नांडो उल्टा उन पर रौब झाड़ने लगता है और बिना वजह पकड़कर अपमानित करने के लिए पुलिस को ही खरी खोटी सुना देता है। वहां से वापस आने के बाद फर्नांडो सबको साथ लेकर बैंक का एक मैप तैयार कर लेता है, मगर अब उन्हें यह जानना था कि मैनहोल से बैंक की दूरी कितनी है। इसके लिए फर्नांडो अपने एक दोस्त को बैंक के सामने वाले मैनहोल से बैंक तक साइकिल लेकर पैदल चलने को कहता है। दरअसल साइकिल के टायर पर कुछ निशान लगाए गए थे और उन निशानों के हिसाब से वे कैलकुलेट करते हैं कि टायर बैंक तक पहुंचने में कितनी बार घूमा। इसी हिसाब से वे मैनहोल से बैंक की एकदम सटीक दूरी निकाल लेते हैं। इसके बाद फर्नांडो हिसाब लगाता है कि ड्रेन से कितने डिग्री के एंगल पर कितना गड्ढा करने से वे आसानी से बैंक के वॉल्ट रूम तक पहुंच जाएंगे। उसकी ये जबरदस्त कैलकुलेशन देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो हर काम कितनी परफेक्शन के साथ करता है। अब वे लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। फर्नांडो लुइस से कहता है, देख भाई, हमने जो बैंक से पैसा चुराने का प्लान बनाया है इससे किसी भी कस्टमर का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बैंक में हर कस्टमर का अकाउंट इंश्योर्ड है। इसलिए अगर उनका पैसा चोरी भी हो गया तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें सारा पैसा वापस करने के लिए मजबूर है। मतलब सोचिए कितने नेक दिल चोर हैं ये। डकैती से पहले ये भी सोच रहे हैं कि किसका नुकसान होगा और किसका नहीं। खैर, सब कुछ इतना बढ़िया प्लान होने के बावजूद लुइस थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और हमारे फर्नांडो ने बैंक के वॉल्ट में घुसने का प्लान तो एकदम चकाचक बना लिया है, पर वॉल्ट का दरवाजा कैसे खुलेगा इसका प्लान अभी तक नहीं बनाया है। खैर, इसके बाद वे सब मिलकर उस ड्रेन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आज से ही उन्हें सुरंग खोदने का काम शुरू करना था। फर्नांडो ने पहले ही एक लेजर के जरिए सुरंग का सही एंगल सेट कर दिया था। फर्नांडो का दोस्त मारियो उसी के हिसाब से खुदाई का काम शुरू कर देता है। इस काम को पूरा करने में उन्हें काफी दिन लगने वाले थे। इसी बीच वे अपनी टीम में अल्बर्टो नाम के एक नए बंदे को शामिल करते हैं। अब अल्बर्टो को मिलाकर टीम में टोटल 5 लोग हो गए हैं। अल्बर्टो का काम बैंक से निकलने के बाद सबको एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना है। सब कुछ सेट तो था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वॉल्ट के अंदर के लॉकर कैसे खुलेंगे।
इसका कोई जुगाड़ अब तक नहीं मिला था। जब सब बैठकर डिस्कस करते हैं तो कोई कहता है कि वेल्डिंग मशीन से लॉकर खोलेंगे, पर फर्नांडो उन्हें समझाता है वहाँ 400 लॉकर हैं भाई। वेल्डिंग मशीन से एक लॉकर खोलने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे पास बैंक के अंदर सिर्फ 7 घंटे होंगे। इस हिसाब से तो हम ज्यादा पैसे लूट ही नहीं पाएंगे। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे लॉकर फटाफट खुले। फर्नांडो लुइस से कहता है कि हमें उन लॉकरों का डिजाइन और लॉकिंग सिस्टम समझना होगा। इसके लिए तुम कल उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाओ और वहां के लॉकरों को गौर से देख कर आओ। अब दूसरी ब्रांच में क्यों? क्योंकि जिस बैंक में चोरी करनी है वहां बार बार जाने से शक हो सकता था। फर्नांडो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता था। लुइस दूसरी ब्रांच में जाकर एक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए एक लॉकर रेंट पर लेता है। लॉकर खोलते समय वो बारीकी से देखता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। सारी रिसर्च के बाद वे एक छोटी हाइड्रोलिक मशीन तैयार करते हैं जिससे एक लॉकर सिर्फ 7 सेकंड में खुल सकता था। अब सब कुछ पटरी पर था, लेकिन चोरी के बाद माल ले जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी। टीम के ही एक बंदे ने एक चोरी की हुई गाड़ी का इंतजाम किया जिसकी हालत देखने लायक थी। एक दिन जब वे सब उस गाड़ी के साथ अल्बर्टो के घर के सामने खड़े थे तभी वहां पुलिस आ धमकती है। सबको लगा कि अब तो गए, क्योंकि गाड़ी चोरी की थी और उनके पास कोई पेपर नहीं थे। तभी अल्बर्टो और उसकी वाइफ ने आकर किसी तरह बात संभाल ली और पुलिस वहां से चली गई। लेकिन इसी बीच अल्बर्टो ने एक बड़ा कांड कर दिया। उसने बड़े ही भोलेपन में अपनी वाइफ को इस पूरी डकैती के बारे में बता दिया। ये सुनकर टीम के बाकी लोग भड़क गए, पर अल्बर्टो उन्हें यकीन दिलाता है, आज तक मैंने जो भी किया है अपनी बीवी को बताया है, तुम टेंशन मत लो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब उसकी बीवी राज छुपाकर रखती है या सबको बता देती है, ये तो क्लाइमेक्स में ही पता चलेगा। खैर, इधर सुरंग बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फर्नांडो के पास अभी भी उस मेन वॉल्ट को खोलने का कोई आइडिया नहीं था। इस बात पर लुइस बुरी तरह भड़क जाता है क्योंकि उसने अब तक इस काम में बहुत सारा पैसा लगा दिया था। वो फर्नांडो से झगड़ा करके अपने घर चला जाता है। उसी रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर लेटा बातें कर रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बिना देर किए सीधा लुइस के घर पहुंचता है और उससे कहता है, भाई मेरे दिमाग में एक फाड़ू प्लान आया है। पहले मैंने सोचा था कि जब बैंक बंद होगा तब चोरी करेंगे, पर अब प्लान बदल गया है। बैंक जब बंद होता है तब सिक्योरिटी अलग होती है और जब खुला होता है तब अलग। हम बैंक तब जाएंगे जब वो चालू होगा, क्योंकि बैंक खुला होने पर उसका सेफ्टी वॉल्ट भी खुला रहता है, क्योंकि दिन भर कस्टमर्स अपने लॉकर खोलने आते रहते हैं। क्योंकि हमें वॉल्ट का दरवाजा खोलने का तरीका नहीं पता, इसीलिए बैंक चलने के दौरान चोरी करना हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा सेफ है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वॉल्ट में कोई अलार्म सेट नहीं होता। जब हम बैंक में घुसेंगे तो पुलिस को लगेगा कि हम कोई छोटे मोटे चोर हैं और उन्हें हमारी सुरंग के बारे में कानों कान खबर नहीं होगी। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्लान ये था, एंट्री होगी सबके सामने से, पर एग्जिट होगा सुरंग से। अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा और वे आराम से चोरी करके निकल जाएंगे। देखते ही देखते वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है। सब अपना अपना हुलिया बदलकर बैंक में घुस जाते हैं। अंदर जाने से पहले हर कोई अपनी उंगलियों पर सुपर ग्लू जैसा एक गोंद लगा लेता है ताकि बैंक में कहीं भी उनके फिंगरप्रिंट्स न छूटे। बैंक में घुसते ही सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और चेहरे ढक लेते हैं। फिर बंदूक की नोक पर सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं और बैंक के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि पुलिस या कोई बाहरी बंदा अंदर न आ सके। इसके बाद लुइस बैंक के कैशियर को एक सूटकेस देता है और सारा कैश उसमें भरने को कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया? दरअसल ये एक चाल थी ताकि सबको लगे कि वे बस छोटा मोटा कैश लूटने आए हैं और उसे लेकर भाग जाएंगे। लेकिन इसी बीच सिक्योरिटी रूम में बैठा एक गार्ड सीसीटीवी में सब देख लेता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के सामने पहुंच जाती है। ये खबर मिलते ही फर्नांडो एक बंदे को पकड़कर बैंक के बाहर आता है। वहां आकर वो पुलिस को सुनाते हुए कहता है, हमारे पास अंदर भारी गोला बारूद और हथियार हैं। अगर किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश की तो हम सबको जान से मार देंगे। इतना बोलकर फर्नांडो उस आदमी को लेकर वापस बैंक के अंदर चला जाता है। असल में फर्नांडो चाहता था कि पुलिस को ये लगे कि वे चोरी करके सामने के दरवाजे से ही भागने की कोशिश करेंगे। खैर, इसके बाद वे बैंक के अंदर के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड को उसके रूम से बाहर निकाल लाते हैं। लुइस उस गार्ड की बंदूक छीनकर उसकी सारी गोलियां निकाल लेता है और खाली बंदूक उसे वापस थमा देता है। लुइस उसका मोबाइल लेकर कहता है, जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। बाहर जाकर पुलिस से कहना कि अगर वे हमसे बात करना चाहते हैं तो तुम्हारे नंबर पर कॉल करें। इतना कहकर वे सच में उस गार्ड को बाहर भेज देते हैं। पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस किस्म के चोर पहले कभी नहीं देखे थे। पुलिस को पहले तो ये शक होता है कि कहीं ये गार्ड भी
भी उनके साथ मिला हुआ तो नहीं है, क्योंकि चोरों ने उसकी बंदूक जो वापस कर दी थी। पर पुलिस को ये नहीं पता था कि बंदूक अब खाली है। मूवी के इस मोड पर हम देखते हैं कि मारियो ने बैंक तक सुरंग खोदने का काम पूरा कर लिया है। उसी सुरंग के रास्ते मारियो वो सारा सामान अंदर भेज देता है जिससे लॉकर खोले जाने थे। वे बिना देर किए हाइड्रोलिक मशीन से लॉकर तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लॉकरों में कैश निकलता है तो कुछ में गोल्ड बार और कीमती सामान। वे अपना काम बड़ी सफाई से कर रहे थे। इधर हमारे लुइस बाबू पूरे टशन में हैं। हाथ में बंदूक लेकर सबको ऐसी धमकियां दे रहे हैं जैसे वही इस गैंग के लीडर हों। बाहर तब तक सिटी पुलिस, स्पेशल फोर्स और मीडिया का तांता लग चुका था। पुलिस इंचार्ज लुइस के पास मौजूद उस फोन पर कॉल करता है। लुइस पहले तो थोड़ा घबराता है क्योंकि उसने छोटी चोरियां तो की थी, पर इतना बड़ा कांड पहली बार कर रहा था। फिर भी खुद को संभाल कर वो पुलिस से डील करना शुरू करता है। बातचीत के दौरान लुइस को अंदाज हो जाता है कि पुलिस की एक टीम बैंक की छत पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त अंदर घुस सकती है। लुइस तुरंत ऑफिसर को धमकी देता है, अभी वक्त है, अपने बंदों को नीचे बुला लो, वरना हम अंदर सबको खत्म कर देंगे। ऑफिसर के पास कोई चारा नहीं बचता और वो सबको पीछे हटने को कहता है। फिर ऑफिसर लुइस से कहता है, सुनो बेटे, तुम चाहे जितनी चालाकी कर लो, बैंक से बाहर नहीं निकल पाओगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। तब लुइस कहता है, अच्छा एक काम करो, तुम किसी वकील को बुलाकर लाओ। अब लुइस के दिमाग में ये जो आइडियाज आ रहे हैं, ये सब फर्नांडो ने पहले ही उसे सिखा रखे थे। फर्नांडो ने उसे समझाया था कि कैसे कानून की बातों में उलझाकर पुलिस के काम को स्लो करना है और अपने लिए वक्त निकालना है। मजे की बात तो ये है कि इस रोल को ठीक से निभाने के लिए हमारे लुइस भाई ने बकायदा एक एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन की थी, ताकि वो पुलिस के सामने एकदम नेचुरल एक्टिंग कर सके। भाई साहब, चोरी के लिए भी इतनी मेहनत सोचा है कभी? तो देखते ही देखते पुलिस ऑफिसर लुइस के प्रपोजल पर राजी हो जाता है। वो उसे बताता है कि थोड़ी देर में एक वकील यहाँ पहुंच जाएगा। ऑफिसर कहता है, देखो, अगर तुम अभी सरेंडर कर देते हो तो शायद बातचीत करके तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवाई जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस एक लड़के को बैंक से बाहर भेज देता है। लड़के को बाहर भेजकर वो असल में ये जताना चाहता था कि वे पुलिस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस लड़के को जब बाहर ले जाकर पूछा जाता है कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि वो बुरी तरह डरा हुआ है। वो इतना घबरा गया है कि उसने सबके सामने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी। क्या हालत हो गई बेचारे की। खैर, कुछ ही देर में एक वकील बैंक के सामने आ जाता है। ऑफिसर लुइस को फोन करके उस वकील से बात करवाता है, पर यहाँ लुइस एक अलग ही चाल चल देता है। वो वकील के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगता है। वो ऐसे चिल्लाता है जैसे वो वकील बहुत ही बेकार हो। लुइस कहता है, अरे तुम किस टाइप के वकील हो? तुम्हारी वजह से मुझे 10 साल जेल काटनी पड़ी थी, तुमसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो वकील को गालियां देने लगता है। ये सब सुनकर वकील साहब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। असल में लुइस पुलिस के काम को और भी स्लो करना चाह रहा था। लुइस अब ऑफिसर से कहता है, मुझे तुम्हारे इस वकील पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, तुम उस वकील से कांटेक्ट करो, वो मेरा बहुत भरोसेमंद वकील है, उसे फोन करके यहाँ बुलाओ। ये कहकर लुइस बैंक के अंदर ही मौजूद एक फोन का नंबर दे देता है। इधर वॉल्ट के अंदर अभी भी लॉकर तोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन अचानक मशीन गर्म हो जाने की वजह से काम थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। इसीलिए फर्नांडो लुइस को फोन करके कहता है, भाई हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तू जैसे भी हो पुलिस को मैनेज कर। लुइस भी पुलिस को उलझाने के लिए एकदम रेडी था। अभी जो नंबर लुइस ने ऑफिसर को दिया था, उस पर जैसे ही कॉल आता है, लुइस ही फोन उठाता है। वो अब अपनी आवाज बदलकर ऐसे बात करता है जैसे वो कोई वकील हो। जब उसे बैंक आने को कहा जाता है तो वो इधर बड़ी बातें बनाकर ऑफिसर को टालने लगता है। आखिर में वो कहता है कि उसे पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और फोन काट देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इसी बीच लुइस को पता चलता है कि बंधक बनाए गए लोगों में एक बुजुर्ग महिला है जिसका आज बर्थडे है। ये जानकर वे बैंक के अंदर ही उस महिला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर आजाद कर देते हैं। बाहर निकलकर वो बुजुर्ग महिला लुइस और उसकी टीम की खूब तारीफ करती है और कहती है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया। ये सब सुनकर पुलिस और भी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाती है। दरअसल ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो फर्नांडो के दिमाग की उपज थी। उसने सोचा था कि अगर बाय चांस वे पकड़ भी गए तो पुलिस उन पर कोई बड़ा केस न ठोक सके, इसीलिए वे हॉस्टेजेस के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे थे। लेकिन अब बाहर खड़े पुलिस इंचार्ज को शक होने लगता है। वो सोचता है कि अगर इन्हें सरेंडर ही करना है तो ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। इंचार्ज ये बात स्पेशल फोर्स को बताता है, पर कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अब तक बैंक के अंदर से एक भी गोली चलने की आवाज नहीं आई थी। सबको लग रहा था कि मामला पूरी तरह कंट्रोल में है। काफी समय बीत चुका था और फर्नांडो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वे अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। फर्नांडो और उसका दोस्त सारा माल बोरियों में भर लेते हैं। दूसरी
तरफ लुइस बंधकों को ऊपर की मंजिल पर छोड़कर चुपचाप नीचे आ जाता है। इसके बाद फर्नांडो अपनी सारी बंदूकों को एक कपड़े पर बड़े सलीके से सजाकर रख देता है। और यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक आपने उनके हाथों में जो भी बंदूकें देखी थीं, उनमें से एक भी असली नहीं थी। ये भी फर्नांडो का ही प्लान था। वो नहीं चाहता था कि गलती से भी किसी की जान जाए, और बंदूकें वहां छोड़ने की वजह ये थी कि पुलिस उन्हें देखकर समझ जाए कि ये नकली हैं। इसके पीछे भी एक कानूनी दांव था। अगर वे पकड़ भी जाते तो नकली बंदूक इस्तेमाल करने की वजह से उनकी सजा बहुत कम होती। क्या खतरनाक दिमाग है ना? इसके बाद वे एक एक करके उस सुरंग के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। जाने से पहले वे सुरंग वाली जगह को अच्छे से साफ कर देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वे एक गाड़ी की मदद से एक भारी अलमारी को खींचकर सुरंग के मुंह के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए। इधर काफी देर तक जब कोई चोर बंधकों के पास नहीं आता तो उन्हें शक होता है। वे समझ जाते हैं कि डाकू जा चुके हैं, इसलिए वे एक एक करके बैंक से बाहर आने लगते हैं। ये देखकर पुलिस इंचार्ज के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी नजर बैंक के सामने वाले मैनहोल पर पड़ती है और उसे सब समझ आ जाता है कि वे सुरंग के रास्ते निकल भागे हैं, क्योंकि बैंक में आने जाने का बस एक ही रास्ता था। बिना देर किए ऑफिसर पुलिस की एक टीम को नाले के अंदर भेज देता है और खुद बैंक के अंदर घुस जाता है। तब तक फर्नांडो और उसकी टीम सुरंग से बाहर तो निकल आए थे, पर उनकी नाव का इंजन काम नहीं कर रहा था। कोई चारा न देख वे उसे धक्का मारते हुए आगे ले जाने लगते हैं। मूवी के इस मोड़ पर पुलिस ऑफिसर बैंक के अंदर छानबीन करते हुए उस सुरंग के पास पहुंच जाता है, पर वहां फर्नांडो ने एक बम लटका रखा था। तभी ऑफिसर को खबर मिलती है कि चोर अपनी सारी बंदूकें सजाकर छोड़ गए हैं और वे सब नकली हैं। ये सुनते ही ऑफिसर समझ जाता है कि जो बम वहां लटका है वो भी पक्का नकली ही होगा। वो बिना डरे सुरंग के अंदर घुस जाता है। कुछ ही देर में पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच जाती है, पर तब तक वहां कोई डाकू नहीं बचा था। वे सब रफू चक्कर हो चुके थे। तभी पुलिस ऑफिसर को एक बांध दिखता है और वो समझ जाता है कि इसे पानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसे यकीन हो जाता है कि डाकू पक्का शहर की तरफ ही भागे हैं। पर दिक्कत ये थी कि इस शहर में हजारों मैनहोल हैं और वे किस मैनहोल से बाहर निकलेंगे ये पता लगाना नामुमकिन जैसा था। फिर भी ऑफिसर हार नहीं मानता और पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देता है कि हर मैनहोल पर नजर रखी जाए। और आपको बता दूं, ये जो बांध बनाया गया था ये भी फर्नांडो के मास्टर प्लान का ही हिस्सा था। उसे पता था कि अगर पुलिस को भनक लगी तो वे सुरंग के रास्ते उनका पीछा करेंगे, इसीलिए उन्होंने ड्रेन की उल्टी दिशा में जाने का प्लान बनाया था। चलते चलते वे एक मैनहोल के नीचे पहुंचते हैं, जिसके ठीक ऊपर उन्होंने अपनी वो खटारा गाड़ी पहले से ही खड़ी कर रखी थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, पर तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ये देखकर सबकी जान हलक में आ जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत, इतना परफेक्ट प्लान सब मिट्टी में मिल गया। पर उनकी किस्मत अच्छी थी। पुलिस की गाड़ी वहां रुकने के बजाय उनके बगल से गुजर जाती है। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि वे बैंक से कितनी दूर निकल आए हैं। इसके बाद फर्नांडो और उसकी टीम सारा माल लेकर घर पहुंचती है। चूंकि वे पानी के रास्ते आए थे, इसलिए काफी नोट भीग गए थे, जिन्हें वे आराम से सुखाते हैं और फिर सारा माल आपस में बांट लेते हैं। सबूत मिटाने के लिए वे उस चोरी की गाड़ी को भी जला देते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में ऐश कर रहे थे। उनके पास इतना पैसा था कि अब 7 पुश्तों तक काम करने की जरूरत नहीं थी। पर हमारे अल्बर्टो भाई थोड़े पगला गए थे। पैसा देख उनके पंख निकल आए थे और वे अंधाधुंध पैसा उड़ा रहे थे। हद तो तब हो गई जब वे हर दिन एक नई लड़की के साथ घूमने लगे। एक दिन उनकी वाइफ ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया। अब भाई कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए सीधा पुलिस का दरवाजा खटखटाया और डकैती का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने अल्बर्टो के घर छापा मारा और चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। धीरे धीरे पुलिस ने गैंग के हर मेंबर को ढूंढ निकाला, यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट फर्नांडो भी पकड़े गए। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से बाहर आ रहा है, जहाँ लुइस उसे लेने पहुंचा है। असल में उनमें से किसी को भी 2-3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने नकली बंदूकें इस्तेमाल की थी और किसी को खरोंच तक नहीं आने दी थी। मतलब ईमानदार चोर। पर रुकिए, ट्विस्ट अभी बाकी है। हमारे जीनियस फर्नांडो को पहले से पता था कि चाहे प्लान कितना भी परफेक्ट हो, वे एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। मजे की बात यह थी कि जिन सेफ्टी लॉकरों से उन्होंने चोरी की थी, उनमें रखे पैसे या प्रॉपर्टी का कोई हिसाब किताब बैंक के पास नहीं होता। लोगों का अंदाजा था कि उन्होंने करीब $25 मिलियन लूटे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें सिर्फ $2 मिलियन ही मिले। बाकी के करोड़ों रुपए कहाँ गए, इसका सुराग पुलिस को आज तक नहीं मिला। अब चूंकि उन्हें सजा मिल चुकी है तो उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है और इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।